कभी सोचा है वो जो दवा हम लेते हैं वो दुकान तक पहुंचने से पहले मतलब किस किस कसौटी से गुजरती है। ये एक बहुत ही लंबा और मुश्किल सफर होता है जिसे हम क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। तो आज हम इसी पूरे सफर के हर पड़ाव को समझेंगे ताकि ये पता चले कि हम अपनी दवाओं पर आखिर भरोसा कर भी क्यों सकते हैं। तो हमारे आज के सफर का ये रहा रोड मैप। सबसे पहले हम उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करेंगे जो इन सब की जड़ है। फिर हम देखेंगे कि एक बिल्कुल सटीक टेस्ट का डिजाइन मतलब उसका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है। उसके बाद हम उस 4 चरणों वाली कड़ी कसौटी से गुजरेंगे। ये जानेंगे कि मरीजों को हमेशा सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक ट्रायल एक कामयाब इलाज में तब्दील होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। सबसे बड़ा सवाल देखिए, किसी भी क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत ना एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल से होती है। हम अपनी दवाओं पर आखिर भरोसा करें तो करें कैसे? और यही वो सवाल है जो हर किसी के मन में होता है, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो या फिर कोई मरीज। और इसका जवाब पता है सिर्फ लैब में नहीं मिलता, इसका जवाब हम सबकी सेहत से जुड़ा है। असल में इसी एक अकेले सवाल का जवाब देने के लिए ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। तो इस सवाल का जवाब क्या है? जवाब है क्लिनिकल ट्रायल। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये भविष्य में होने वाला एक रिसर्च है। पर इसमें वैज्ञानिक सिर्फ दूर से देखते नहीं हैं, नहीं, वो सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करते हैं। मतलब वो जानबूझकर किसी को नई दवा देते हैं और फिर उसके असर का मूल्यांकन करते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, एक सटीक परीक्षण की रूपरेखा। देखिए, एक भरोसेमंद जवाब पाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि टेस्ट पूरी तरह से निष्पक्ष हो, मतलब फेयर हो। और इसके लिए एक बहुत मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या तरफदारी की कोई गुंजाइश ही ना बचे। अच्छा, यहाँ 2 मुख्य तरीकों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है ऑब्जर्वेशनल, जिसमें रिसर्चर्स बस दूर से देखते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन नई दवाओं के लिए इंटरवेंशनल तरीका अपनाया जाता है। इसमें रिसर्चर खुद दवा देकर उसके असर की जांच करते हैं और यही यूं समझिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो सवाल यह है कि एक मजबूत ट्रायल के इस ब्लूप्रिंट में आखिर होता क्या क्या है। खैर, इसके 8 सबसे जरूरी हिस्से हैं और इन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, एक शब्द, पियर बेसोस। चलिए इसके कुछ सबसे मजेदार हिस्सों को समझते हैं, जैसे कि रैंडमाइजेशन। इसका मतलब है कि मरीजों को अलग अलग ग्रुप में डालने के लिए एक तरह से एक साइंटिफिक सिक्का उछाला जाता है। क्यों? ताकि कोई भी अपनी पसंद से किसी को किसी ग्रुप में न डाल दे और नतीजा फेयर हो। और फिर है ब्लाइंडिंग। ये एक तरह का नकाबपोश टेस्ट है जहां ना तो मरीजों को और कभी-कभी तो डॉक्टरों को भी नहीं पता होता कि असली दवा किसे मिल रही है। ये दोनों तरीके पक्का करते हैं कि नतीजे पूरी तरह से निष्पक्ष आएं। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, 4 चरणों की अग्नि परीक्षा। एक बार जब ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है ना, तब उस नई दवा का असली सफर शुरू होता है। ये एक 4 पड़ावों वाली कड़ी कसौटी है जहां हर अगला पड़ाव पिछले वाले से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पूरे सफर को हम एक नज़र में देख सकते हैं और जो चीज़ सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है प्रतिभागियों की संख्या। देखिए कैसे ये कुछ दर्जन स्वस्थ लोगों से शुरू होकर हजारों मरीजों तक पहुंच जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। शुरू करते हैं फेज 1 से। ये इंसानों पर सबसे पहला टेस्ट है। यहाँ बस 20 से 100 स्वस्थ वॉलंटियर्स का एक छोटा सा ग्रुप होता है और यहाँ लक्ष्य बीमारी का इलाज करना बिल्कुल नहीं है। नहीं, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि दवा इंसानी शरीर के लिए सेफ है या नहीं और उसकी सही डोज क्या हो सकती है। अब आता है फेज 2 और यहाँ दवा पहली बार असली मरीजों तक पहुंचती है। करीब 100 से 300 मरीजों पर यह देखा जाता है कि क्या दवा सच में काम कर रही है। इस स्टेज पर असर के शुरुआती संकेतों और साइड इफेक्ट्स पर बहुत बारीकी से नजर रखी जाती है। और अब आता है सबसे बड़ा, सबसे अहम पड़ाव, फेज 3। यहां हजारों हजार मरीज शामिल होते हैं। सवाल है, इतनी बड़ी संख्या क्यों? क्योंकि इसी से पक्के तौर पर यह साबित होता है कि दवा सिर्फ असरदार ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह के लोगों पर भी पूरी तरह से सुरक्षित है। असल में यही वो फाइनल सबूत होता है जिसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज देखती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। दवा को मंजूरी मिलने के बाद भी फेज 4 में उस पर सालों साल नजर रखी जाती है। इसे कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। मतलब असल दुनिया में दवा का लंबे समय तक क्या असर हो रहा है उसे लगातार जांचा जाता है। तो अब आते हैं भाग 4 पर, मरीज सबसे पहले। इस पूरी लंबी और जटिल प्रक्रिया के केंद्र में, मतलब इसके दिल में, सिर्फ एक ही चीज है और वो है मरीज की सुरक्षा।
इसीलिए सफर के हर कदम पर कुछ बहुत सख्त नियम लागू होते हैं। ये सिद्धांत ही हर क्लिनिकल ट्रायल की आत्मा है कि मरीज की भलाई ही पहली और एकमात्र प्राथमिकता है। इस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। और इस सिद्धांत को लागू करने के लिए कई नैतिक स्तंभ बनाए गए हैं, जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी सूचित सहमति। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी मर्जी और सब कुछ समझने के बाद ही इसमें हिस्सा ले सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं। और हाँ, इंडिपेंडेंट कमेटियां हमेशा इस पर नजर रखती हैं कि ट्रायल का फायदा हमेशा उसके खतरे से ज्यादा ही हो। अच्छा, जब भी मरीजों की सुरक्षा की बात होती है तो एक टर्म बार बार सामने आता है, एडवर्स इवेंट यानी एई। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, ट्रायल के दौरान किसी भी पार्टिसिपेंट के साथ होने वाली कोई भी अनचाही मेडिकल घटना। और ये जरूरी नहीं कि इसका दवा से कोई लेना देना हो भी या ना हो। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि सभी एडवर्स इवेंट्स एक जैसे नहीं होते। एक होता है नॉर्मल एई, जैसे कि हल्का सिरदर्द, और दूसरा होता है सीरियस एडवर्स इवेंट यानी SAE, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे ही एक रेड अलर्ट की तरह है, मतलब कोई ऐसी घटना जो जानलेवा हो या जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़े। इसकी रिपोर्टिंग तुरंत बिना किसी देरी के करनी होती है। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं आखिरी भाग पर, परीक्षण से उपचार तक। तो जब कोई दवा इस लंबी और मुश्किल कसौटी को पार कर लेती है तो आखिर होता क्या है? अब हम फिनिश लाइन और क्लिनिकल ट्रायल्स के भविष्य पर एक नज़र डालेंगे। देखिए, एक कामयाब ट्रायल के बाद सारा का सारा डेटा एक बहुत डिटेल्ड क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट या CSR में इकट्ठा किया जाता है। यही रिपोर्ट फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सौंपी जाती है और साथ ही इन नतीजों को पब्लिश भी किया जाता है। क्यों? ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इससे सीख सकें, फिर चाहे नतीजे पॉजिटिव रहे हों या नेगेटिव। तो अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। सवाल ये उठता है कि टेक्नोलॉजी और नई साइंटिफिक सोच के साथ ये पूरी प्रक्रिया आखिर बदल कैसे रही है, ये और बेहतर कैसे हो रही है? तो देखिए, भविष्य को 3 बड़े ट्रेंड्स आकार दे रहे हैं। पहले हैं एडाप्टिव ट्रायल्स। ये स्मार्ट डिजाइन हैं जो डेटा आने के साथ साथ खुद को बदलते हैं, मतलब सीखते हैं। दूसरे हैं डिसेंट्रलाइज्ड ट्रायल्स, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रायल को लैब से निकालकर मरीज के घर तक ले जाते हैं। और तीसरे हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस, मतलब आम डॉक्टरी प्रैक्टिस के दौरान जो डेटा इकट्ठा होता है उससे सीखना। ये तीनों चीजें मिलकर ट्रायल्स को पहले से ज्यादा तेज और मरीज के लिए ज्यादा सुविधाजनक बना रही हैं। तो हम अपनी बात इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर क्लिनिकल ट्रायल एक सवाल का जवाब है तो हमें अगला सवाल क्या पूछना चाहिए? क्योंकि विज्ञान की यही तो खूबी है, यहाँ हर जवाब अपने साथ एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा दिलचस्प सवाल लेकर आता है। और यही वो चीज है जो प्रोग्रेस को यानी तरक्की को आगे बढ़ाती रहती है।